नमस्कार साथियों, मैं भरत सिंह गुर्जर पुनः आपकी सेवा में आज प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत सारे साथियों की जो एक डिमांड आ रही थी, आज हम लोग विषय वस्तु से थोड़ा अलग हटते हैं और विषय वस्तु से अलग हटकर एक नई थीम के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से की जाए, उसमें सफलता किस तरह से प्राप्त की जाए। इन कुछ बिंदुओं के ऊपर हम लोग आज यह चर्चा केंद्रित रखेंगे कि किस तरह से एक विषय विशेष के अंदर हम लोग तैयारी का आधार क्या रखें, कंसेप्ट्स कहाँ रखें, मगअप करना रटना कितना रखें, पेपर पेन का यूज कितना करें, डिस्कशन मेथड कितना रखें, इमिटेशन का प्रयोग कितना करें। इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग इस विषय वस्तु के अंदर इस आने वाले छोटे से एक वीडियो कंसेप्ट के अंदर या आपसी संवाद के हम लोग अंदर क्लियर करेंगे। इसी की बेहतर तैयारी या मैं कहूँ सफलता के लिए किस तरह के मानक हम लोग निर्धारित करेंगे, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, बड़ी सरल सी बात करूँगा जिसे हम लोग प्रतिदिन अपने दैनिक बोलचाल की भाषा के अंदर प्रयोग करते हैं। कड़ी से कड़ी जुड़ना। सर्वप्रथम तो आपको यह आवश्यक कर लेना है कि यदि आप शारीरिक शिक्षा विषय को, खेलों को एक कैरियर के बतौर चुनते हैं तो जीवन का एक प्रिंसिपल होता है। वह प्रिंसिपल ये कहता है कि कार्ल बूस की एक थ्योरी हुआ करती थी खेलों के अंदर, जिसके अंदर वो ये कहता था कि हम लोग पूर्वजों के द्वारा किए हुए कृत्यों का अनुसरण कर रहे हैं, हम लोग हमारे भूतकाल को दोहरा रहे हैं। जब खेलों के अंदर इस प्रकार की थ्योरी आती है कि हम लोग हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को दोहरा रहे हैं, वो कार्य क्या थे? हमारे पूर्वज भी यही कार्य करते आए थे। चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, भागना, फेंकना, ये कार्य वो किस लिए करते थे? अनादिकाल के अंदर, आदिकाल के अंदर जब मानव की जाति होमियोसेपियंस की उत्पत्ति हुई थी तो वह आग जलाना नहीं जानता था, वह शिकार करना नहीं जानता था, वह भोजन को पकाना नहीं जानता था, वह कपड़े सिलना नहीं जानता था, वह संबंध बनाने के बाद संतति का निर्वाह किस तरह से किया जाता है यह नहीं जानता था, शिक्षा क्या है यह नहीं जानता था, घर क्या है, परिवार क्या है यह नहीं जानता था। उसे केवल एक ही चीज से मतलब था, अपने जीवन का निर्वाह। ये सारी चीजें उसने अतीत के अंदर की। यही कार्य आज हम लोग दोहरा रहे हैं। उसने इन चीजों को अभ्यास से सीखा। जब उसने इन चीजों को अभ्यास से सीखा तो ये हमारे जीन्स के अंदर, अनुवांशिकता के अंदर ट्रांसफर हो गए। और उसने जो कार्य बतौर एग्जाम्पल किए हमारे पूर्वजों ने, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, भागना, फेंकना, इन्हें हम लोगों ने यहाँ बतौर गेम्स एंड स्पोर्ट्स करना शुरू कर दिए, हमारे फंडामेंटल एक्टिविटीज के रूप में कर दिए, हमारी मौलिक क्रियाओं के रूप में कर दिए। याद कीजिए, बच्चा क्या करता है? बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी कराए रखता है, वो इसकी फंडामेंटल एक्टिविटीज है। फिर क्या करता है? सबसे पहले वो पीठ के बल लेटता है, पीठ के बल लेट के वो धीरे धीरे करवट मारना सीखता है, करवट मारने के बाद वह पूर्ण करवट मारकर अपने दोनों हाथों के ऊपर बॉडी को भुजंगासन की तरह थोड़ा सा उठाना सीखता है। फिर जब यह काम हो जाता है तो वो अपने हिप्स के ऊपर बैठना सीखता है। जब हिप्स के बैठना सीख जाता है तो वो सहारे से धीरे धीरे फिसलते हुए, रगड़ते हुए, लुढ़कते हुए चलना सीखता है। जब वह लुढ़कते हुए चलना सीख जाता है तो अपने घुटनों के बल चलना सीखता है। जब घुटनों के बल चलना सीख गया, उसकी मेरुदंड के अंदर स्थायित्व आ गया, तो वह क्या करता है कि वह स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आने की कोशिश करता है। जब वह स्टैंडिंग पोजीशन में आने की कोशिश कर गया तो वह किसी चीज का सहारा लेकर धीमे धीमे लड़खड़ाना शुरू करता है और अल्टीमेटली एक दिन चलना, फिर दौड़ना, भागना, कूदना, उछलना, ये सारे काम कर लेता है। यही सारे काम तो हमारे पूर्वजों ने किए थे। तो आपको भी की पॉइंट, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, यह याद रखना है कि अगर आपको शारीरिक शिक्षा का विद्यार्थी या शारीरिक शिक्षा में एक उत्कृष्ट कैडर बनाना है, एक सर्वोत्कृष्ट जगह पानी है, तो आपको उसका बेसिक ज्ञान पूर्व से होना चाहिए। यह की फैक्टर है। और अगर बेसिक ज्ञान आपको पूर्वजों से नहीं मिला है तो आपको एक की पॉइंट और याद रखना है,
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति की निरंतरता के अंदर सततता लाता है और अंततः उन्हें भावी जीवन की तरफ अग्रसर करता है जहां सफलता उसका इंतजार करती है। शारीरिक शिक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले हमें इसके मूल में जाना होगा। और वह मूल क्या है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सिलेबस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, इनके ऊपर भी आऊंगा। स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग अपनी परफेक्शन की प्रोसेस को शुरू करते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी, तो ही हम लोग अभ्यास को सरलता पूर्वक निर्वाह की तरफ ले पाते हैं। तो सबसे पहले हमें दो शब्दों के ऊपर गौर करना है, शारीरिक शिक्षा। अंग्रेजी के अंदर क्या कहा, फिजिकल एजुकेशन। शुरुआत आपको यहीं से करनी है। अगर इन दो शब्दों का गूढ़ आपने पकड़ लिया तो आप शारीरिक शिक्षा के अंत तक पहुंच जाएंगे। क्यों, मैं अभी आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा किस विषय का शब्द है, हिंदी का। हिंदी के अंदर आप जब बात करें, शब्दों के अंदर कुछ चीजें आती हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं जो शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के भावार्थ को चेंज कर देता है। और कुछ चीजें जब हम लोग बेसिक बातें करते हैं, जब हिंदी बोलचाल की भाषा शुरू हुई थी तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, प्राकृत भाषा के शब्द, मूल हिंदी के शब्द, देवनागरी के शब्द, या मैं कहूँ तुलसीदास जी रचित रामायण के अवधी भाषा के शब्द, इन सब चीजों की जब हम बात करते हैं तो वहीं संस्कृत भाषा और एक आती है। हमें ये भी ज्ञान कर लेना है, संस्कृत हमारी प्राचीन और मौलिक भाषा है और ऐसा इतिहास कहता है कि संस्कृत ही पूर्व में भारत के अंदर प्रचलित हुआ करती थी और संस्कृत के अंदर धातु नाम की चीजें हुआ करती थी। तो देखिए, दो चीजों के ऊपर आइए, शारीरिक और शिक्षा। तो देखिए, शारीरिक के ऊपर आइए। शारीरिक क्या है, शरीर प्लस इक प्रत्यय। इक प्रत्यय ये कहता है कि इक प्रत्यय जिस चीज के अंदर लग गया, उस चीज के अंदर वह यह एहसास कराता है कि कहीं न कहीं कोई संबंध है। इसका मतलब शारीरिक की जब बात करते हैं और इक प्रत्यय उससे लगा, इसका मतलब जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं वहां प्रत्येक जगह शरीर का एग्जाम्पल तो आएगा ही आएगा। अब एग्जाम्पल किस रूप में आएगा, यह मैं आपको इंग्लिश के शब्दों से स्पष्ट कर दूंगा कि शरीर के साथ इक लगा, वह संबंधवाचक प्रत्यय लगा जिसने ये संबंध बचा दिया कि इक प्रत्यय का संबंध शरीर से है और एक नया शब्द बना शारीरिक। मतलब शरीर के बारे में तो हमें 24 आवर्स या शारीरिक शिक्षा के अंदर बात करनी है। शिक्ष जब मैं बात करूं तो संस्कृत भाषा की एक शब्द है जिसका मतलब है टू गेन, देना। और इसके अंदर जब मैं बात करूं हिंदी भाषा का जो अक्षर लगा तो इसने क्या बनाया, शिक्ष धातु को शिक्षा। तो शिक्ष का मतलब देना और आ का मतलब किसी दूसरे के द्वारा। तो पहली चीज आपको ये स्पष्ट कर लेनी है, शारीरिक शिक्षा जो अभी हमने बात करी, शारीरिक शिक्षा सदैव शरीर के द्वारा शरीर को दी जाने वाली शिक्षा है। माध्यम मेरे द्वारा आपका शरीर भी हो सकता है या मेरे द्वारा मेरा शरीर भी हो सकता है, लेकिन हमें यह याद रखना है कि शरीर के द्वारा शरीर को दी जाने वाली कोई भी चीज किताबी नहीं होगी, कोई भी चीज कॉपी पर नहीं होगी, सारी चीजें शरीर पे इंप्लीमेंट होगी। शरीर पे इंप्लीमेंट होगी तो वो कहाँ इंप्लीमेंट होगी, ऑन ग्राउंड, मैदान के ऊपर। और हर चीज के अंदर हमको चलना, फेंकना, भागना, कूदना, दौड़ना, उछलना, फुदकना, क्या यूज करना पड़ेगा, हमारी बॉडी की लार्ज मसल्स को, तभी जाकर हम शारीरिक शिक्षा की बात करेंगे। अब आप आइए फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन ये भी शारीरिक शिक्षा की तरह दो शब्द हैं। फिजिकल एक शब्द होता है फिजिक, फिजिक का मतलब अंग्रेजी में हमारे शरीर, हमारी काया, और उसके अंदर सफिक्स लगता है ICAL, और ये सफिक्स भी सेम वैसे ही हिंदी की तरह काम करते हैं। किसी शब्द के पीछे लगकर, अंग्रेजी के शब्द के पीछे लगकर उसके भावार्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो देखो, जब भावार्थ को परिवर्तित किया तो फिजिक मेरा शरीर, फिजिकल। तो देखो, अब मैं थोड़ा सा और आपको शब्द याद दिला रहा हूँ, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह के शब्द आपको आए तो मतलब इलेक्ट्रिकल, उसके अंदर मेन चीज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने उसमें सफिक्स लगा दिया ICAL, तो सफिक्स लगाने के बाद हम उस इलेक्ट्रिसिटी के गुणों के ऊपर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। मूल चीज क्या रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेम ऐसे के ऐसे बायोलॉजिकल, बायोलॉजी किस चीज का, जैविक अध्ययन, बायोलॉजिकल हमारे ऑर्गन्स, बायोलॉजिकल हार्ट, लंग्स, मैं कहूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मैं कहूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन मेन चीज क्या है,
हमारी फिजिक। तो फिजिकल एजुकेशन, फिजिक प्लस सफिक्स लगा ICAL और सफिक्स ने लगकर उसकी परिभाषा को परिवर्तित किया। तो मतलब शरीर के द्वारा जब हम लोग उस संबंध को बताते हैं जहां फिजिकल के द्वारा, फिजिक के द्वारा क्या क्या कार्य हो सकते हैं। एजुकेशन, यहां भी देखिए एजुकेशन, एजुकेट एक शब्द आया, लैटिन भाषा का शब्द था, एडुकेयर, एडुकेट, वही शिक्षा से संबंधित है। लेकिन यहाँ क्या लगा, TION। अब याद करो क्या क्या होते हैं वो, जैसे TION से लगे हुए स्टेशन, कंडक्शन, इवापोरेशन, मल्टीप्लिकेशन। मेन चीज क्या है, मेन चीज जैसे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब उस मल्टीप्लाई के अंदर लगकर उस चीज को देते जाना। यही हिंदी में हमने अभी पढ़ा था, शिक्षा, शरीर के द्वारा शरीर को या किसी दूसरे के द्वारा। तो यहाँ क्या हो गया, एजुकेशन, एजुकेट शिक्ष, और एजुकेशन दिए जाना, दिए जाना, दिए जाना। तो यह सतत प्रक्रम है। इन दोनों शब्दों को अगर आपको समझ में आ गया कि शारीरिक शिक्षा का हिंदी भावार्थ क्या है, कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, और फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश के अंदर क्या मीनिंग है, कौन कौन से सफिक्स लगते हैं, आप सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़ गए। और यही सफलता के पैमाने होते हैं। हमें ग्रास रूट से शुरू करना होता है, ना कि एकदम से टॉप पर जाकर हम बात करें 1 2 3 4 की, कि मैं 100 पर पहुंच गया और एक क्या होता है मुझे तो पता नहीं। जब किसी भी विषय की मूल भाषा या मूल अर्थ पकड़ में आ जाता है, जैसे अभी हमने शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन की बात करी, अब उस विषय के थीम को पकड़ना है। अब वो थीम क्या है, ध्यान दीजिएगा, वो थीम ये कहती है कि क्या शारीरिक शिक्षा, आपको यह पता करना है कि क्या शारीरिक शिक्षा एक प्रायोगिक विषय है या सैद्धांतिक विषय है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि शारीरिक शिक्षा सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषयों का दोनों का एक मिश्रण है। लेकिन जिस तरह से शारीरिक शिक्षा की एक्टिविटीज के अंदर हम लोग बात करते हैं कि क्या है यह एरोबिक एक्टिविटी है या एनारोबिक, तो यह कहा जाता है खेल और स्पोर्ट्स की, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि एनारोबिक है या एनारोबिक है। तो बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो एरोबिक और एनारोबिक का मिक्सचर होती है। उसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा विषय भी सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषय का मिश्रण है। लेकिन शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है, जब विद्यार्थी जीवन काल की हम बात करते हैं, तो विद्यार्थी जीवन काल जब हम लोग अकादमिक शिक्षण लेते होते हैं, अकादमिक शिक्षण जब हम लोग डिग्री लेते रहे होते हैं, तो उस वक्त इसके अंदर हमारे प्रायोगिक भाग के ऊपर, प्रैक्टिलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है। इसीलिए शारीरिक शिक्षा के पेपर के अंदर सैद्धांतिक के मुकाबले प्रायोगिक का जो अंक विभाजन होता है वह ज्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा अभी हमने पढ़ा कि शिक्षा कैसी है, वह शिक्षा जिसको शरीर के द्वारा शरीर के लिए किया जाना है। इसका मतलब हर चीज के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होंगे। इसलिए हमारे यहाँ जो लेसन प्लान्स होते हैं उसके अंदर लेसन प्लान्स में सारी एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह 100% प्रायोगिक एग्जाम है। सैद्धांतिक विषय का भी उतना ही योगदान है, लेकिन परसेंटेज ऑफ रेशो 70% प्रायोगिक शारीरिक शिक्षा है, 30% सैद्धांतिक है। वह सैद्धांतिक किस प्रकार से है, जब तक मैं एक कोच के बतौर कार्य कर रहा हूं, मेरा कार्य खेलों के ऊपर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मैदान के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है, तो मुझे ये सारा कार्य प्रायोगिक करना होगा। लेकिन जब मैंने एक बतौर शिक्षक इस कार्य को किया, तो बतौर शिक्षक मेरा रोल अलग हो गया। अब मैं एक मैदान से अलग हट गया हूं। अब मेरा मैदान एक व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या एक स्मार्ट क्लास के पावर पॉइंट बोर्ड के ऊपर रह गया है। जिस तरह से मैं अभी आपके सामने इन स्लाइड्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से इंटरेक्ट हो रहा हूं। अब मुझे सर्वश्रेष्ठ कोच तो मैं तब कहलाया जब मैंने मैदान में अपना 100% दिया। अब मैं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक तब कहलाऊंगा जब मैं मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थियों को बोर्ड के ऊपर ही उस चीज का आइडियलिज्म या एहसास करा दूं, जिस तरह से मैं आशा कर रहा हूं कि अभी आप लोगों को मैं ये एहसास करा पा रहा हूं। लेकिन फिर भी हम बात करें कि अकादमिक जब हम लोग विद्यार्थी जब हम लोग रहे डिग्री लेने लगे, तो हमें प्रायोगिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया, सैद्धांतिक के ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं दे पाए। लेकिन जब आप नौकरी के लिए जाएंगे, जब आप प्रोफेशनल्स के लिए जाएंगे, जब आप वोकेशनल कोर्स के लिए जाएंगे, जब आप जीवन यापन के लिए जाएंगे, तो यह परिपाटी उड़ जाएगी। जब आप एक खिलाड़ी बनने जाएंगे, वहां आपके केवल और केवल खेल विशेष की दक्षता परीक्षा ली जाएगी, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल जो भी है। ऐसा तो बहुत कम होता है। लेकिन जब आप एक शिक्षक
प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एक ट्रेनर बनने जाएंगे, वहाँ आपके सैद्धांतिक ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। उस वक्त आपको कॉपी के ऊपर कितना अच्छा लिखना आता है, अपने शब्दों को कितना अच्छा एक्सप्लेन करना आता है, अपने शब्दों को किस तरह से सामने वाले के अंदर मॉडिफाइड लैंग्वेज के अंदर सरलतम तरीके से प्रस्तुत करना आता है, यह आएगा तभी आपको एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक या सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक के बतौर वहाँ पर नवाजा जाएगा। तो यह भी हमें ज्ञात कर लेना है। तो अंततः वस्तु स्थिति में बात यह निकल कर आई कि आप लोगों को जीवन यापन के लिए एक ऐसा विषय चाहिए जिससे आप भविष्य में अपनी संतति का जीवन पर्याय निर्वाह कर सके। तो अल्टीमेटली उद्देश्य क्या निकला? नौकरी पाना। नौकरी पाना है तो नौकरी आजकल प्रायोगिक विषय के आधार पर, तो डायरेक्ट इंटरव्यूज के आधार पर, तो डायरेक्ट ट्रायल्स के आधार पर तो बहुत कम मिलती है। उसके लिए एक लिखित एग्जाम होता है। लिखित एग्जाम होता है तो सीधा सीधा बेसिक कंसेप्ट निकल कर क्या आया? निकल कर ये आया कि 100% कोई लिखित एग्जाम होता होगा तो उसके लिए कोई ना कोई सिलेबस भी होता होगा। हमारा पहला प्रथम जो संकल्प है, जो हम लोग आज शारीरिक शिक्षा विषय की बात कर रहे हैं, चाहे हम नेट का एग्जाम देने जाएं, चाहे शारीरिक शिक्षक का एग्जाम देने जाएं बनने के लिए, चाहे प्रोफेसर बनने का एग्जाम देने जाएं, हमें एक थियोरेटिकल एग्जाम को, हमें एक सैद्धांतिक एग्जाम को पास करना ही करना होगा। तो उस एग्जाम को पास करने के लिए सर्वप्रथम आपका प्रयास क्या है? सर्वप्रथम आपको उस विषय की गहराई से, गहनता से जानकारी के लिए यह पता करना है कि उस विषय का सिलेबस क्या है, और वह किस तरह से पता करेंगे? तो सर्वप्रथम हमें यह मालूम करना है कि सिलेबस का स्तर क्या है। सिलेबस का स्तर का किस तरह से पता लगेगा? द डिग्री ऑफ विच एग्जाम यू आर गोइंग टू गिवन। ठीक है, आपको ये याद करना है कि उसकी डिग्री, उसकी स्तर कितना है, वो किस स्तर का एग्जाम है। क्या आप शारीरिक शिक्षक का एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या किसी कोच का एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेक्चरर या प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं? या किसी विषय विशेष जैसे नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं? सबसे पहला हमारा प्रक्रम यही रहेगा कि हमें उस पद की अहमियतता के बारे में पता करना है। ध्यान देना है, हमें जब भी किसी विषय का सिलेबस बनाया जाता है तो उस विषय से जुड़ी हुई गहन बातों के बारे में विचार किया जाता है। उसी के बारे में डायरेक्शंस सिलेबस बनाने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं कि इस जॉब का स्तर क्या है, इस जॉब का यूटिलाइजेशन क्या है, प्रोफेशनलिज्म इस जॉब के लिए कितना है। शारीरिक शिक्षक का उद्देश्य, शारीरिक शिक्षक का एक स्कोप लिमिटेड है, उसे एक दायरे विशेष के अंदर कार्य करना है। वह दायरा एक स्कूल प्रीमिसेस का हो सकता है। अब चूंकि राजस्थान जैसे राज्य के अंदर जहां एकेडमिक विषय है ही नहीं, तो एकेडमिक नहीं है, तो आपको ये भी याद रखना है कि शारीरिक शिक्षक की उतनी अहमियत वहां हो नहीं सकती। प्रशिक्षक की बात करूं, अलग अलग राज्यों के अंदर काउंसिल्स होती हैं, अलग अलग राज्यों में काउंसिल्स होती है। भारतीय संविधान के अनुसार जब भारत में खेल को स्वायत्तता का विषय माना गया था, उस वक्त ही यह कह दिया गया था कि समस्त राज्यों के अंदर खेलों का संचालन वहां की एक स्वायत्त शासी संस्था करेगी। इसलिए प्रत्येक राज्य के अंदर परिषद नाम से, प्राधिकरण नाम से, जैसे मैं बात करूं राजस्थान की, यहाँ क्रीड़ा परिषद है, गुजरात के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात है, प्राधिकरण है। सेम ऐसे कैसे अगर मैं बात करूं भारत की सर्वोच्च शीर्ष संस्था, उसका नाम क्या है? उसका नाम भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे अभी वर्तमान में चेंज कर दिया गया है, खेल मंत्रालय का नाम और भारतीय खेल प्राधिकरण का नाम चेंज कर दिया गया। तो ये एक रेगुलेटरी संस्था है जिसे स्वायत्तता देने के लिए यह काम किया गया। अब हमें यह भी देख लेना है कि क्या हम उससे ज्यादा स्तर पर जा रहे हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर जा रहे हैं, कॉलेज स्तर पर जा रहे हैं, जहां हमें विद्यार्थियों को तैयार करना है, या उस विद्यार्थियों को तैयार करने से पहले, कॉलेज में लगने से पहले, यूनिवर्सिटी में लगने से पहले हमें एक एग्जाम भी पास करना है। उस स्तर के शिक्षक हम है कि नहीं है, नेट जैसा एग्जाम। इसीलिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम का टेस्ट होता है, नेट, जो यह निर्धारित करता है कि कहीं केवल मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन किए हुए, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन तो सब कर लेते हैं, कोई भी कर लेता है, इतना बुरा स्तर हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय, यूजीसी, इन सबको, अनुदान आयोग को यह पता है कि ऐसी बाढ़ है लोगों की। अब ऐसे लोग, मान लीजिए विश्वविद्यालय के अंदर पोस्ट निकली 5 और भरने वाले आ गए 5 लाख, तो विश्वविद्यालय के 2 साल तो उस भर्ती को कंडक्ट कराने में निकल जाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक स्क्रूटनी स्तर लगा दिया कि ऐसे कचरे में से हमें क्रीम निकालनी है। ऐसा कचरा जो एम्पियड किया हुआ है, उस कचरे में से जिसने नेट कर रखी है, उस व्यक्ति को ही हम ये एलिजिबिलिटी देंगे कि आप ऐसे उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमने ये पता कर लिया कि किस स्तर का है, अब हम लोग आते हैं सिलेबस के कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला काम सिलेबस के अंदर उसके कंटेंट को देखना। कंटेंट में सबसे पहले क्या आएगा कि सिलेबस की डेप्थ क्या है,
सिलेबस की विड्थ क्या है, सिलेबस किस गहराई तक गया हुआ है, क्या वह है ऊपर के स्तर का है या बहुत डेप्थ में है। उसके लिए क्या करना है, उसकी लेंथ को मापिए। लेंथ क्या है, कितना लंबा है, लंबा किससे पता लगेगा, उस सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट हैं। अब देखिए, जिस तरह से मैं बात करूं राजस्थान के, चूंकि हम लोग राजस्थान को बिलोंग करते हैं, हमारा मूल काम जो आज तक रहा है वो राजस्थान में शारीरिक शिक्षा भर्ती के संबंधित अभ्यर्थियों को तैयारी कराना, इस प्रकार का रहा है। तो मैं राजस्थान की बात करता हूं, तो राजस्थान के अंदर शारीरिक शिक्षा के सिलेबस के अंदर 8 यूनिट आती हैं। अब नेट की अगर हम बात करें, जिसको पूरे देश के लोग देते हैं, वहां 10 यूनिट आती हैं। तो हम लोग आज की इस विषय वस्तु के ऊपर, आज इस सब्जेक्ट में, सॉरी, आज इस क्लास के अंदर, संवाद के अंदर केवल राजस्थान के टॉपिक के ऊपर, राजस्थान शारीरिक शिक्षक भर्ती के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों की जो हमारे से डिमांड आ रही है वो पहला काम रोजगार अर्न करने का है। कोई भी चाहता है कि कैसे भी करके थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड कैसे भी करके एक छोटी जॉब जल्दी से लगे, क्योंकि नेट पास करने के बाद भी विश्वविद्यालयों में तो पोस्टें बहुत कम निकलती हैं, तो सबका फोकस इसके ऊपर होता है। दूसरी बात, नेट के सिलेबस की डेप्थ शारीरिक शिक्षा के भर्ती के सिलेबस से बहुत ज्यादा है। लेकिन शारीरिक शिक्षा, यहाँ एक अजब बात है, शारीरिक शिक्षा भर्ती का सिलेबस नेट के लिए आधार बनता है। अगर आपने शारीरिक शिक्षा भर्ती के सिलेबस को कवर कर लिया तो नेट का 70% सिलेबस कवर अप है, ये मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ। ये हमें यह पता करना है कि जब हमने शारीरिक शिक्षा राजस्थान का सिलेबस उठा लिया है, हमें ये पता लग गया है कि राजस्थान शारीरिक शिक्षा के सिलेबस के अंदर 8 यूनिट है। अब 8 यूनिट है तो हमारा काम क्या हो गया, हमारा काम यह हो गया कि हमें यह पता करना है कि किस यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस का कैसा पता लगे, इंपॉर्टेंस का तो अलग अलग पैमाना हो सकता है। कोई किसी विषय को महत्व देता है, कोई किसी विषय को महत्व देता है, किसी को एनाटॉमी अच्छी लगती है, किसी को फिजियोलॉजी, किसी को किन्सियोलॉजी, किसी को इतिहास पढ़ने में मजा आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको मजा लेने का काम नहीं करना है, यहाँ आपके भविष्य का निर्माण हो रहा है। यहाँ आप एक जॉब पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उस जॉब पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वहाँ उस जॉब के लिए उसकी इंपॉर्टेंस का पता कैसे लगेगा, उसकी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा कि किस यूनिट के अंदर कितने मार्क्स हैं, किस यूनिट को कितने वेटेज दिया गया है। राजस्थान शारीरिक शिक्षा भर्ती का सिलेबस 260 अंक का होता है। 260 सेकंड पेपर, 260 अंक में से जो ज्यादा अंक लेके आएगा वही सेलेक्ट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एनाटॉमी में 100 में से 100 ले आए, फिजियोलॉजी में 100 में से 0 लेके आए, किन्सियोलॉजी में 80 में से 80 ले आए, बायोमेनिक्स में 80 में से 0 लाए। अल्टीमेटली रिजल्ट किसका निकलेगा, ऑल ओवर आपने सब यूनिट्स में से मिलाकर अगर सर्वोच्च मार्क्स प्राप्त किए हैं तो ही आपको उस शिक्षा भर्ती परीक्षा के अंदर पात्र माना जाएगा। तो हमें यह पता करना है कि किस यूनिट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सीधी सी बात, 260 अंक का पेपर, जिस यूनिट के मार्क्स ज्यादा वो यूनिट उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। टोटल यूनिट कितनी, 8। अब इन 8 यूनिट में से किसके ऊपर फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। 4 यूनिट ऐसी हैं जो पेपर के कुल 260 अंकों में से, 8 यूनिट में से 4 यूनिट कैसी है जो पेपर के कुल 260 अंकों में से 70% अंक खुद ले जाती हैं। अब ये यूनिट कौन कौन सी है, ये यूनिट है पहली, दूसरी, 7वीं और 8वीं यूनिट। पहली यूनिट 60 अंक की, दूसरी यूनिट 40 अंक की, 7वीं यूनिट 40 अंक की और 8वीं यूनिट 40 अंक की। तो जब एक ऐसी परीक्षा जिसमें से 260 अंकों में से 180 अंक 8 यूनिट में से केवल कितनी यूनिट ले गई, 4 यूनिट, तो आप अपने आप महत्ता सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसे पेपर के अंदर हमें फोकस किसके ऊपर ज्यादा करना है। और फोकस ज्यादा करना है तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि उन यूनिट्स का कंटेंट क्या क्या है। प्लस हमने बात करी 8 यूनिट की, तो क्या वस्तुतः ये 8 यूनिट है या 8 यूनिट से भी कुछ ज्यादा बनती है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान कर लेना है। मोटा मोटा को याद रखना है कि 260 अंकों में से 180 अंक, कुल अंकों का 70% अंक 4 यूनिट लेकर चल रही है। अब उनके कंटेंट क्या है, उसके अंदर क्या चीज शामिल है जिसके ऊपर हमको फोकस करना है। राजस्थान शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो है वो कहने को तो 8 यूनिट का है, लेकिन जब आपका इनका विवरणात्मक, इनका विस्तृत जब आप वर्णन करेंगे
तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये 8 यूनिट नहीं है, प्रत्येक यूनिट के अपने आप में 2 भाग हैं। अब वो कैसे हैं देखिए, यूनिट फर्स्ट के ऊपर आप आइएगा। यूनिट फर्स्ट जो होती है वो कहती है जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की फिजिकल एजुकेशन, मिसकंसेप्शंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस आदि। इस तरह से ये कहती है कि आपको 10वीं 12वीं स्तर के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक, दार्शनिक आधार और फिजिकल फिटनेस, वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन का ज्ञान करना है। तो यूनिट फर्स्ट का पहला पोर्शन इसमें बढ़ जाता है। इस यूनिट फर्स्ट में यहां से सेकंड पोर्शन में आती है किन्सियोलॉजी, जो अपने आप में बहुत टफ और बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है। अब दूसरी यूनिट के ऊपर आप आइए। दूसरी यूनिट का 2 पार्ट है। पहला पार्ट 17 या 18 गेमों की जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, रूल्स, रेगुलेशन, ग्राउंड के माप आदि उनसे रिलेटेड है। और निचला भाग कहता है ओलंपिक, प्राचीन से लेके आधुनिक तक दोनों कितने विस्तृत हो गए। 100 नंबर आपके, पहली यूनिट 60 की और दूसरी यूनिट 40 नंबर की यहाँ तक आ जाती है। लेकिन इनको पढ़ने के लिए आपको 100 घंटे की क्लासेस कोचिंग के अंदर लेनी होती है। इतना दोनों यूनिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड है। तीसरी यूनिट के अंदर आइए। तीसरी यूनिट जो कहती है वो शारीरिक शिक्षा का इतिहास कहती है। इसके भी 2 भाग है। ऊपरी भाग के अंदर वह कहती है शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो है वो विश्व और भारत के संदर्भ में, लेकिन दूसरे भाग के अंदर उसने विश्व के कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटीज का नाम दे रखा है। भारत के अंदर, विश्व के अंदर कुछ शारीरिक शिक्षा के आंदोलनों का नाम दे रखा है। तो यह भी 2 भाग में बढ़ गया। एक में पूरे विश्व की, पूरे भारत की शारीरिक शिक्षा पढ़नी है, जो बीपीएड में 2 अलग अलग विषय चला करते थे। दूसरे के अंदर वो 12 या 14 स्पेसिफिक पर्सनालिटीज और उन आंदोलनों के बारे में पढ़ना है जो शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड होती है। तो देखिए, अभी तक आपने टोटल 120 मार्क्स का सिलेबस पढ़ा, लेकिन ये 120 मार्क्स आपके 120 घंटे मांगते हैं कोचिंग के ऊपर। चौथी यूनिट के अंदर आइए। चौथी यूनिट के भी 2 भाग है। सबसे टफ मानता हूं मैं इसको, हर किसी के पढ़ाना इसके बस की नहीं है और कोई भी इसमें विषय विद्वता हासिल नहीं कर सकता। खेल मनोविज्ञान पूर्णतः समझाने के ऊपर आधारित है। ये पूर्णतः आपके मन के विज्ञान के ऊपर, अगर आपके मन को समझ में आ गया 1 सेकंड में कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज बेकार है। इसके भी 2 भाग हैं। प्रथम भाग में ये सामान्य शिक्षा मनोविज्ञान की बात करता है। द्वितीय भाग के अंदर यह खेल मनोविज्ञान की बात करता है और खेल मनोविज्ञान के इतिहास, भारत में, विश्व में उसके उदय से लेकर यह कुछ स्पेसिफिक खेलों के संदर्भ में टॉपिक्स पे बात करता है। वृद्धि और विकास साइंस से रिलेटेड है, लेकिन वृद्धि और विकास मेंटल और फिजिकल जब आ गया तो मेंटल तो साइकोलॉजी से रिलेटेड भी हो गया। साइको फिजिकल यूनिटी की बात करता है। मनोशारीरिक एकता, नर्व्स की बात भी करनी है और मन की बात भी करनी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो गया। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, महिला और पुरुष के अंदर न केवल मनोवैज्ञानिक अपितु दैहिक की भी बात करता है। इस तरह से देखिए कितना यह अपने आप में विस्तृत एक यूनिट आ गई है। 5वीं यूनिट को मैं इस पोर्शन का सबसे इस भर्ती परीक्षा का सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट समझता हूँ। 5वीं यूनिट क्या है? 5वीं यूनिट वो यूनिट है जो एक शारीरिक शिक्षक दिन प्रतिदिन अपने यूज में लाता है। क्या है वो? टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स, हम यही तो काम करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, प्रेजेंटेशन टेक्निक, लेसन प्लान, पूरे बीपीएड के दौरान हम यही काम करते रहते हैं सत्र पर्यंत। फिर उसके बाद ये बात आती है कि किस तरह से हम टूर्नामेंट्स कराते हैं, टूर्नामेंट्स की पद्धतियाँ क्या होती है। आपको बात करते हैं पब्लिक रिलेशन किस तरह से करते हैं, रैलियाँ निकालना, बुलेटिन छपवाना, ये सारी चीज़ हम लोग रेगुलर लाइफ में करते रहते हैं। इसलिए 5वीं यूनिट को मैं शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सबसे ईजी यूनिट मानता हूँ। इसके बाद यूनिट जो 6 आती है, वह यूनिट सबसे, मैं बात करूँ खेलों के संदर्भ में प्रैक्टिकली काम आने वाली, कोचेज को पढ़ाई जाती है एनआईएस के अंदर। बहुत डिफिकल्ट यूनिट होती है जिसको हम थ्योरीज ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसीजंस कह देते हैं, लेकिन एनआईएस में इसका नाम था जीटीएमटी, जनरल थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। बहुत बड़ा, अनलार्ज, वाइड, विस्तृत सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर मोटर एबिलिटीज के ऊपर, कोचिंग ऑफिसरिंग के ऊपर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर, पीरियडाइजेशंस के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, इनके ऊपर बात करते हैं।
बहुत मुश्किल होता है इसको क्लियर करना, क्योंकि आपने जब तक एक प्रैक्टिकली खिलाड़ी के बतौर काम नहीं किया है आप इस यूनिट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसे मैं इस पोर्शन की सबसे, साइकोलॉजी के बाद, साइकोलॉजी तो समझने के ऊपर है, खिलाड़ी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये उनका प्रैक्टिकल पार्ट है, वो इसको करते हैं लेकिन समझना मुश्किल होता है। साइकोलॉजी के बाद मैं इसे दूसरे नंबर पे सबसे टिपिकल यूनिट रखता हूँ। अभी तक आप लोगों ने 260 में से 180 नंबर का मैटर कवर कर लिया। पहली और दूसरी यूनिट 100 नंबर की, तीसरी चौथी पांचवी छठी यूनिट 20-20 नंबर की, 80 नंबर की यूनिट बचती है हमारे पास सातवीं। इसके बाद भी इसके भी दो भाग हैं। देखिए दो भाग किस तरह से हैं। दो भाग है, पहला भाग एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग। इसको पढ़ लिया तो आपका फिजिकल एजुकेशन निल हो गया, आपको कुछ चीज समझने की जरूरत नहीं है। फिजियोलॉजी क्लियर, किनेसियोलॉजी क्लियर, बायोमैकेनिक्स क्लियर, काइनेटोमेट्री क्लियर, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी को तो हमें पढ़ना है। एनाटॉमी क्लियर तो ये सारी चीजें क्लियर। दूसरा पोर्शन इसका आता है हेल्थ एजुकेशन का, बोरिंग पोर्शन लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट। वर्तमान में विश्व में एक महामारी चल रही है कोरोना की, वायरस जनरेटेड डिजीज। वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसी चीज होती है जिसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। निर्जीव के बीच की कड़ी, जब वो किसी सजीव के संपर्क में नहीं आया तो वह कुछ लंबे समय तक 2, 4, 5, 10 दिन तक जीवित रह सकता है। जैसे ही वह किसी सजीव के संपर्क में आया वह जीवन देना शुरू कर देता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, रिप्रोडक्शन। इसीलिए तो कोरोना से हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने, सब लोगों ने, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि घर पे रहिए, होम आइसोलेशन, क्योंकि घर पे रहेंगे तो ये 2, 4, 5, 10 दिन तक अपने आप ही निर्जीव अवस्था के अंदर, एक पीरियड होता है, खाना नहीं मिलेगा तो कितने दिन जिएंगे हम लोग, तो यह भी मर जाएगा। लेकिन जैसे ही सजीव के संपर्क में आया इसका रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बढ़ना शुरू कर देता है। तो यह सातवीं यूनिट। आठवीं यूनिट बड़ी ही वर्तमान में 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, उससे रिलेटेड बड़ी ही सरल इजी यूनिट है। दो भाग हैं इसके भी। पहला भाग मनोरंजन, खेलों का सिद्धांत, खेलों की थ्योरी, कैंप है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कैंपिंग, इस तरह के। दूसरा भाग पूर्णतः योगा के ऊपर, जिसको मैंने अभी कल से पढ़ाना शुरू किया है। योगा वर्तमान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हो गया है, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में भी इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं और लगते बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत इसी यूनिट में से होते हैं। तो सातवीं और आठवीं यूनिट 40-40 मार्क्स की। तो इस तरह हमने देखा, कहने को तो ये यूनिट 8 हैं, लेकिन टोटल यूनिट कितनी हो गई? प्रत्येक यूनिट के 2 भाग, टोटल यूनिट हो गई 16। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोग सटीक तैयारी के साथ इनकी, आप सटीकता के साथ तैयारी करें तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 8 यूनिट्स हमारे पास हैं, जिनके 2-2 भाग हो गए, तो टोटल 16 यूनिट हो गई। अब इनमें से हमें किसको इंपॉर्टेंस देनी है और आगे क्या करना है, इसके ऊपर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, जब 8 यूनिट का कंसेप्ट हमारे सामने क्लियर हो गया, अब हमारे पास बात आती है कि तैयारी किस तरह से करें। तो देखिए, तैयारी करने के बहुत ही सरल तरीके हैं। आप लोगों के पास मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। आज की डेट में प्रत्येक व्यक्ति किसी के भी नोट्स को इंटरनेट वगैरह से या किसी भी कोचिंग से चुरा कर, कट कॉपी पेस्ट कर कर और जेब से 10,000 रुपये लगाकर अपनी एक किताब छाप देता है। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं। आप मार्केट में 10,000 रुपये लेकर जाइए, इतनी किताबें हैं कि 15 मिनट में 10,000 रुपये खत्म हो जाएंगे। हर किताब 700, 800, 1,000 रुपये की आती है। आप ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि एग्जैक्टली किस किताब का कंटेंट क्या है। तो देखिए, मैं आपको ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि हमें क्या पढ़ना है ये ज़रूरी नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना। इसका कैसे पता लगे? प्रमाणिकता। जिस टीचर को, जिस ऑथर को आपने कभी देखा ही नहीं, जिसे अपने विषय को एक्सप्लेन करना आता ही नहीं, जिसने अपने शिखर के, अपने फिजिकल एजुकेशन के फील्ड के शिखर में वो पायदान पाया ही नहीं, और वो व्यक्ति अगर किताब लिख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास वो दर्जा नहीं है और वो व्यक्ति अगर ऐसा काम कर रहा है, इसका मतलब ये कहीं से कट कॉपी और पेस्ट है। ऐसी किताबों से बचिए। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में विद्यार्थी काल में शिखर को नहीं छू पाया और वह अपने ग्रामर्स के ऊपर, अपनी किताबों के ऊपर अपनी झूठी बड़ाइयाँ लिखता है, ऐसी किताबों से पढ़ें। की पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में हमें किन किताबों में से क्या नहीं पढ़ना। पढ़ने के लिए तो इतनी किताबें हैं, आप पागल हो जाएंगे। जिस विद्यार्थी को ये पता है क्या नहीं पढ़ना, वह सफल हो जाएगा।
अब ये कैसे पता लगे? तो देखिए, ये तब पता लगेगा जब आपने विषय को पहले बहुत गंभीरता पूर्वक लाइफ में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपको टचअप रहा होगा। ये कैसे होगा? जब आप अपने विद्यार्थी जीवन काल के अंदर श्रेष्ठ विद्यार्थियों से श्रेष्ठ शिक्षकों से यह ज्ञानार्जन बतौर एक श्रेष्ठ विद्यार्थी लेकर आए होंगे, और गुरुजन के द्वारा बताई हुई बात के ऊपर आपने सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन किया होगा, अपने जीवन का 1 से 2 घंटा आपने लाइब्रेरी के अंदर दिया होगा। तो यह हमें पता लग जाएगा। मार्केट में आपको बचना है प्रत्येक विषय वस्तु की पुस्तक को खरीदने से। प्रमाणिक पुस्तक पढ़िए। अप्रमाणिक पुस्तक पढ़ने से आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। आप लोग जिद बहस करते हैं कि उस किताब में लिखा है। अरे उस किताब का ऑथर खुद उस बारे में जानता है कि नहीं जानता? उसने ऐसा कंटेंट, अगर मैंने किसी चीज को सह को शय लिख दिया, सह सलेट को सह शलगम लिख दिया, और मेरे किसी कंटेंट को किसी ने कॉपी पेस्ट किया, उसने भी शय लिखा, आगे तक वो यही बनता चला जाएगा। पुरानी कहावत सुनी है कि एक अफवाह बाहर जाते जाते बहुत बड़ी भ्रांति बन जाती है। तो इसलिए प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ना है, प्रमाणिक लोगों की, भले ही आपको 100 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़े। उस लेखक का पहले आप पैराग्राफ देख लीजिए, उसकी बायोलॉजिकल डायरेक्टरी देख लीजिए, उसका जीवन व्रत क्या है, उसकी बायोग्राफी क्या है वो देख लीजिए, फिर ही उसकी पुस्तक के ऊपर गौर कीजिएगा। जब हमें यह पता लग गया कि क्या नहीं पढ़ना, कचरे को बाहर उठाकर फेंक दो। अब विषय को सरल कैसे करें? तो देखिए, विषय को कैसे सरल करना है। शारीरिक शिक्षा के विषय में राजस्थान के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, 4 या 5 यूनिट से ही टफ होती है, जिनको समझना बहुत आसान होता है। बाकी तो इतिहास वगैरह ये तो कट कॉपी पेस्ट का मैटर होता है, जिसको आपको केवल रटना है। अब पहली यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी किन्सियोलॉजी सर्वोत्तम इंपॉर्टेंट है। किन्सियोलॉजी एक ऐसा विषय है जो प्रायोगिक है, जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर प्रयोग में आता है, लेकिन ऐसा विषय है जिसको एग्जाम्पल्स के आधार पर समझाया जाता है। और एग्जाम्पल्स कौन से? डेली लाइफ में आने वाले। अब अगर किसी ऐसे टीचर ने आपके कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जो सर्वोत्कृष्ट है एग्जाम्पल्स को देने वाला, तो किन्सियोलॉजी आप जीवन में नहीं भूल पाएंगे। लेकिन किसी ऐसे टीचर के कंसेप्ट को आपने पकड़ लिया जिसको खुद को एक क्लियर नहीं है, तो आप जीवन भर किन्सियोलॉजी में उलझ कर रह जाएंगे, जिसके स्वयं के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और वो किन्सियोलॉजी आपको अगर टीच कर रहा है और आप उसके ऊपर जा रहे हैं, तो जीवन भर किन्सियोलॉजी जलेबी की तरह गोल 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 आप लोग घूमते रहना, कभी जीवन में नहीं सुलझ पाएगी। इसलिए किन्सियोलॉजी विषय का अध्ययन आप उस शिक्षक से करें जो एग्जाम्पल्स की एक लॉट ऑफ खेप, एक बड़ी अपने पास भंडार या पोटली लेकर चलता हो। दूसरी चीज, खेल मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो केवल मनोवैज्ञानिक लोग ही पढ़ा सकते हैं, और मनोविज्ञान के साथ साथ खेल मनोविज्ञान, जिसने खेल के अंदर यथार्थता और दक्षता हासिल करी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि एनआईएस के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉप क्लास फैकल्टीज हैं जो स्पोर्ट्स साइंस में पढ़ाते हैं, उनकी विषय वस्तु को अगर आप पढ़ें, जिस तरह से हमारा खेल मनोविज्ञान का कंसेप्ट एनआईएस पटियाला के अंदर इतना क्लियर कर दिया कि हमारे एग्रेशन, अराउजल, एंजाइटी, स्ट्रेस, परसेप्शन, एंटिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों को, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, इनको हमारे लिए इतना इजी हो गया गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। अब ये है क्या? ये है सैद्धांतिक, लेकिन हम तो फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको इसको प्रायोगिक पढ़ना था। इतना इजी कंसेप्ट किया कि मैं धन्यवाद देता हूँ उन शिक्षकों को। किन्सियोलॉजी मेरी एनआईएस पटियाला में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मेरी एनआईएस पटियाला में क्या क्लियर करी है, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। तो ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, डॉक्टर हरदयाल की एक बुक आती है, उसको अगर आपने पकड़ लिया तो आप जीवन के अंदर कभी भी असफल नहीं हो पाएंगे। उस बुक को, वो एक तरह से गीता कहलाती है, बाइबल कहलाती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, हरदयाल की बुक। साथ ही साथ फिजियोलॉजी की मैं बात करूं, फिजियोलॉजी एक के सुरेश कुट्टी की बुक चलती है जो साउथ की बुक है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन अगर उसको एक बार आपने पढ़ा तो फिजियोलॉजी आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। अब यूनिट फर्स्ट का अपर पोर्शन जो मिक्सचर है, बायोलॉजिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस, और मैं बात करूं इन्हीं के साथ वार्मिंग अप वगैरह के ऊपर, ये किससे पढ़ना है? ये एक्सपर्ट किसी कोच से पढ़ना है जिसने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन चीज़ों को देखा हो, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर पल्स लेना, रेडियल आर्टरी से पल्स मापना, टेम्पोरल बैन कहाँ है, मैं बात करूँ इसके साथ फटीग क्या है, एंजाइटी क्या है, मैं बात करूँ ट्रेनिंग लोड क्या है, इन सब चीज़ों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में इनको पढ़ा नहीं, और वो अगर आपको एक बार पढ़ाना जाए तो फिर क्या होता है कि विद्यार्थी सदैव उलझता रह जाता है।
तो सबसे पहली बात तो आपके सामने शिक्षण देने वाला गुरु वो जो पहले इन चीज़ों को बहुत डीपली, बहुत इजीली पढ़ता हुआ आया हो। दूसरा, उसका दायित्व ये हो कि विषय वस्तु को इस तरह से सरल कर दे कि बच्चा हंसता हंसता क्लास में आए और हंसता हंसता जाए, टिप्सों पे याद करा दे, टिप्सों पे कंसेप्ट क्लियर करा दे। तीसरा, आपसी संवाद, जब हम कहें प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न पूछें उत्तर दें, आपके प्रश्न हम उत्तर दें, मेरे प्रश्न आप उत्तर दें। अगर एक दूसरे का कंसेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं तो हम लोग बड़ा इजीली उस चीज़ को कर पाएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आज हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कशन किया कि किस तरह से विषय वस्तु को सरल बनाया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए। तो मैंने आपको कुछ चीज़ों को टचअप कराया। यूनिट 5 बड़ा इजी है, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। यूनिट 8 बड़ा इजी है, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। यूनिट 3 अगर आप सेल्फ स्टडी करें, यूनिट 2 अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसी पोर्शन को, इसी तैयारी को किस तरह से और डीपली हमें पढ़ना है, दूसरे भाग के अंदर रेगुलर रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस वीडियो लेक्चर को आप बार बार देखेंगे, क्योंकि बार बार देखने से आप देखिएगा हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, इकोइक और आइकोनिक। इकोइक मेमोरी ऐसी याददाश्त जो सुनकर याद रखी जाती है, आइकोनिक मेमोरी जो देखकर याद की जाती है। अब आपके सामने दोनों जो है मिक्सचर हो गई है, इकोइक भी और आइकोनिक भी। आप विषय वस्तु को इस स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं और आप विषय वस्तु को इस स्क्रीन पर सुन भी पा रहे हैं, तो ये आपके लॉन्ग टर्म याद रहेगा। याद कीजिए, आप किताब में पढ़ी हुई चीज को कितना याद रख पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक 3 घंटे की पिक्चर अगर आप लोग देख कर आते हैं तो वो पिक्चर 10 साल बाद भी याद रहती है कि कैसे बसंती ने वीरू के कहने पर शोले में गब्बर सिंह के गुंडों के सामने डांस नहीं किया था, और वो सारी चीजें आपको याद रहती है। तो यही इकोनिक और आइकोनिक दोनों का मिक्सचर, याददाश्त के 2 प्रकार होते हैं, इकोनिक और आइकोनिक, सुनकर याद की जाने वाली और देखकर याद की जाने वाली। जब ये दोनों मिक्स हो जाएं, इसे वीडियो कंसेप्ट कहते हैं, जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, तो वो विषय वस्तु लाइफ लॉन्ग, मरते दम तक आपके याद रहेगी। हम इसे लगातार चालू रखेंगे, दूसरे भाग में इसको पढ़ेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियोस को जरूर शेयर करते रहें ताकि सभी भाइयों तक ये जानकारी पहुंचे। आपका भरत सिंह गुर्जर, धन्यवाद।